अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमारा आज का टॉपिक है जी चार्ज टू मास रेशो फॉर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हम चार्ज टू मास रेशो फाइंड ही क्यों करते हैं और उसके बाद हम चार्ज टू मास रेशो फाइंड करेंगे। उसके लिए हम एक रिलेशन जो है वो डेवलप करेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है या दूसरे एलिमेंट्री और या नॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। तो ये इस तरह के पार्टिकल्स हैं जिनका मास आप डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनका मास फाइंड आउट करने के लिए हम इनके लिए चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट करते हैं और वहां से इनडायरेक्टली हम इनका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब हमने चार्ज टू मास रेशो फाइंड किया तो वो इसलिए था टू प्रूव कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल डिस्कवर करने से पहले हमने कैथोड रेज जब डिस्कवर की तो हमारा ख्याल था कि ये कैथोड रेज हैं, लेकिन उसके बाद जब हमने इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल हमने उसको डिस्कवर कर लिया तो फिर उसके बाद उसका मास फाइंड आउट करने के लिए, उसको पार्टिकल प्रूव करने के लिए हमने चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट किया। सो चार्ज टू मास रेशो कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एनी पार्टिकल। यहां पर जो हम चार्ज टू मास रेशो फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं जी फॉर इलेक्ट्रॉन। सो हमारे पास जो मेथड होगा चार्ज टू मास रेशो फाइंड करने का, हम यहाँ पर अपना जो लॉरेंट्ज फोर्स है उसको इस्तेमाल करेंगे। उसकी एप्लीकेशन है ये, किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। हमने कहा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके पाथ को डिफ्लेक्ट कर देती है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूसली या मैग्नेटिक फोर्स कॉन्टिन्यूसली उस पार्टिकल पर अमल करती रहेगी तो उसका जो पाथ है वो एक सर्कुलर पाथ में, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो एक सर्कल में कन्वर्ट हो सकती है। यहाँ हमारे पास क्या है, एक सर्टेन रीजन है हमारे पास, और इस रीजन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। ये आप डायरेक्शन देख रहे हैं, क्रॉस का मतलब आपको पता होता है कि इनटू द पेज। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इनटू द पेज है। इस रीजन में हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक बीम की शक्ल में एंटर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, तो ये क्या होगी, हमारी फोर्स होगी। अब ये फोर्स क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन के पाथ को डिफ्लेक्ट कर देगी, और अगर कॉन्टिन्यूसली ये फोर्स आप अप्लाई करते रहें तो इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है ये एक सर्कल की फॉर्म में जो है वो आपको नजर आएगा। एक सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा। आपको पता है कि सर्कल में मूव करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम है वो कौन कर रहा है, वो हमारी लॉरेंट्ज फोर्स या हमारी मैग्नेटिक फोर्स कर रही है। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारी जो लॉरेंट्ज फोर्स है, ठीक है, इससे हम सेंटीमीटर फोर्स का काम ले रहे हैं। और लॉरेंट्ज फोर्स जो है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो लॉरेंट्ज फोर्स हमारे पास क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर होती है, और सेंटीमीटर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज एम वी स्क्वायर ओवर आर। आर जो है, आर रेडियस है इस सर्कल का जिस सर्कल में हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। यहाँ पर v से v कैंसिल हो सकता है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उस पर चार्ज माइनस ई के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने कहा कि हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे चार्ज का भी, इसलिए हम इसको प्लस ई लिखेंगे। ये हमारे पास बचेगा। और दूसरी बात, ये जो एंगल है, आप देख रहे हैं कि ये पार्टिकल जब एंटर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो इसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इनटू द पेज और ये वेलोसिटी है, तो एंगल क्या बनेगा 90, और साइन 90 हमारे पास 1 होता है। तो क्यू की जगह हम पुट करेंगे ई इंटू बी, और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू एम वी ओवर आर। अब देखिए साइन 91 हो गया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा जी E और B इज इक्वल टू, यहां पे हमारे पास क्या बचा, यहां हमारे पास बचा एम वी ओवर आर। हम ऐसा करते हैं कि m मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले आए, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, E ओवर m इज इक्वल टू V ओवर बी आर। तो चार्ज टू मास रेशो जो है वो हमने फाइंड कर ली, हमारे पास V और BR के बराबर आ गई। इसमें जो V है ये स्पीड है इलेक्ट्रॉन की या वेलोसिटी है, इसके अलावा B मैग्नेटिक फील्ड है जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमारा पार्टिकल एंटर हो रहा है, और R उस पाथ का रेडियस है। यहाँ पर अगर हमें ये रेडियस पता हो और साथ में हमें ये स्पीड पता हो इलेक्ट्रॉन की, तो हम चार्ज टू मास रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि B तो अंडरस्टूड है, हमने कितने मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी पहले हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन का स्पीड और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का ये जो रेडियस है, ये दोनों चीजें कैलकुलेट करने के बाद फिर हम ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास चार्ज टू मास रेशो आ जाएगी। तो पहले हम काम कर लेते हैं, चलें जी, रेडियस के लिए कि इस पाथ का जो रेडियस है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके लिए हमारे पास ये एक इवैक्यूएटेड
ग्लास ट्यूब है और इस ग्लास ट्यूब के अंदर हमने लो प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। इस ट्यूब के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को एक बीम की शक्ल में एंटर करेंगे और जो ही ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर होंगे, ये पूरा सेटअप हमने एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो वही होगा जो यहां पर हुआ है। इलेक्ट्रॉन का पाथ, इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरी एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करना शुरू कर देगा। लेकिन इसके अंदर चूंकि हमने गैस फिल की हुई है, हाइड्रोजन गैस, तो इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन्स होंगे विद हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन गैस के जो एटम्स हैं उनके साथ कोलिजन्स होंगे। तो उन कोलिजन्स के नतीजे में जो हाइड्रोजन गैस के एटम्स हैं वो एक्साइट हो जाएंगे, यानी कि एक्साइट होने से मुराद कि उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो राइज हो जाएंगे। हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल है वो राइज हो जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे कि एटम जो है वो एक्साइट हो गया। अब एटम को किसी तरह से भी एक्साइट कर सकते हैं आप, एटम को थ्रू कोलिजन्स एक्साइट कर सकते हैं, आप किसी और तरह से एटम का एनर्जी लेवल रेज कर सकते हैं। लेकिन जब भी एक एटम डी एक्साइट होता है तो वो जो एनर्जी इमिट करता है वो हमेशा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन या फोटॉन्स होती है। यानी कि एनर्जी वो जब एब्जॉर्ब करता है या वो जब एक्साइट होता है तो आपके पास डिफरेंट तरीके हैं उसको एक्साइट करने के, उसके एनर्जी लेवल को राइज करने के। लेकिन जब भी एक एटम डी एक्साइट होता है तो डी एक्साइट होते वक्त वो जो एनर्जी इमिट करता है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स होती है। अब ये फोटॉन विजिबल भी हो सकते हैं। तो यहां पर हमने हाइड्रोजन गैस यूज की है, तो यहां से जो फोटॉन्स निकलेंगे जब एक एटम और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा तो एटम एक्साइट होंगे, उसके बाद फौरन ही स्पॉन्टेनियसली वो डी एक्साइट होंगे। जब वो डी एक्साइट होंगे जो फोटॉन वो इमिट करेंगे वो फोटॉन विजिबल रीजन से होगा। इसलिए हमें जहां जहां से इलेक्ट्रॉन गुजरेगा वहां वहां पर उसका कोलिजन होगा और वहां से हमें लाइट नजर आएगी। तो ये पूरा पाथ जो है ये हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। जब ये पूरा पाथ हमें नजर आना शुरू हो जाएगा तो इस पाथ का हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, इस सर्कल का हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि पहले प्रॉब्लम ये थी कि हमें ये नजर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमें नजर नहीं आते, लेकिन अब हमें ये नजर आना शुरू हो गया। तो उसकी वजह से जब हमें नजर आना शुरू हो गया तो उसकी वजह से अब हम इसका रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस तरह से इसका रेडियस जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके बाद हमने कैलकुलेट करनी है जी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सेलरेट किया है इस डायरेक्शन में कि वो इस रीजन में एंटर हों, ठीक है। तो उनको एक्सेलरेट करने के लिए ऑब्वियसली हमने कोई पोटेंशियल सोर्स इस्तेमाल किया है, हमने कोई वोल्टेज सोर्स इस्तेमाल किया है। तो वो एक्सेलरेशन गेन बाय द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब उसको पोटेंशियल सोर्स की मदद से हम उसको एक्सेलरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो वर्क डन जो होता है हमारे पास दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है हमने उसको एक्सेलरेट किया है, या दूसरे लफ्जों में हमने क्या किया है, हमने इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को राइज किया है, हमने इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है तो इसका मतलब उस पर कहीं ना कहीं वर्क हुआ है। सो वर्क हमारे पास किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क जो हमारे पास होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज हाफ mv²। यहां पर हमें ये क्लियर करना होगा, ये जो कैपिटल V है दैट इज फॉर पोटेंशियल डिफरेंस और ये जो स्मॉल v है दैट इज फॉर वेलोसिटी। सो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो E के बराबर होता है, eV, ये 2 डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, और m मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया। सो v² इज इक्वल टू 2e कैपिटल V ओवर m। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें वेलोसिटी की ये वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, तो हमारे पास निकल आएगा चार्ज टू मास रेशो। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर v है और यहाँ पर v² है, तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन का दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी e² ओवर m² इज इक्वल टू v² ओवर b² r²। तो ये हमारे पास हो गया e² ओवर m² और v² की जो वैल्यू है दैट इज 2e कैपिटल V ओवर m। जबकि यहां पहले से ऑलरेडी नीचे क्या है, यहां हमने v² की वैल्यू पुट की है, ये सारी वैल्यू v² की है, लेकिन नीचे ऑलरेडी b² और r² भी मौजूद है। तो यहां पर देखें ये एक e से e कैंसिल हो जाएगा, एक m से m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो जो बचेगी दैट इज 2v ओवर b² r²। सो इस फार्मूले से हम चार्ज
टू मास रेशो निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का हमें पता है, हम इलेक्ट्रॉन का मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस तरह से, इस फार्मूले से अब किसी भी इस तरह का जो पार्टिकल जिसका डायरेक्टली मास कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, आप चार्ज टू मास रेशो से उसके मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा इससे ये भी प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, क्योंकि बिकॉज इट पोजेस मास। तो लेक्चर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। ये पेपर में क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। थैंक यू। अल्लाह।